नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम की डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 19 अप्रैल से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को शेयर करें आप सब लोग। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और जोर शोर से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और जैसा कि एग्जाम को अब कुछ ही दिन रह गए हैं तो कोशिश करिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने की, और जितना कुछ भी अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है उनको बार बार रिवीजन करने की। ठीक है, अब कोशिश करिए कुछ नई चीज ना पढ़ें। अगर थोड़ा बहुत पढ़ने का मन करा तो ठीक है, लेकिन अब तक का जितना आप लोगों ने पढ़ा है कोशिश करिए उनका जो है रिवीजन करना। रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए आते हैं अपनी क्लास पे, और क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को और बात करते हैं आज के सबसे पहले प्रश्न की। सबसे पहला प्रश्न जो कि क्रिप्टो करेंसी से संबंधित है कि निम्न में से किस देश ने क्रिप्टो फार्मा को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है। तो ये क्रिप्टो फार्मा को लाइसेंस देने की पहल किस देश ने शुरू किया है। ऑप्शंस आप देख रहे हैं। तो जैसे ही मैं क्वेश्चंस को रीड कर रही हूँ कोशिश क्या करिए आप लोग साथ में आंसर देने की। और इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है अल सल्वाडोर। ठीक है, अल सल्वाडोर ने जो है क्रिप्टो फार्मा को लाइसेंस देने की पहल की शुरुआत की है। और ये देश जो कि सेंट्रल अमेरिका का ये देश है अल सल्वाडोर। ठीक है, और इससे जो है जो क्रिप्टो फार्मा है उनको क्या करना, लाइसेंस देने की शुरुआत की है। ठीक है, इससे देखा जाए क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, ध्यान रखिएगा क्या नाम है यहाँ दोस्तों, फिट, यहाँ पे ध्यान रखिएगा बिटफिनिक्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये जो है बिटफिनिक्स नाम है इसका। ये अल सल्वाडोर में आधिकारिक लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली क्रिप्टो करेंसी कंपनी बन गई है। तो आप ध्यान रखिएगा ये जो है बिटफिनिक्स जो कि एक कंपनी है जो कि अल सल्वाडोर से संबंधित है, और ये जो है आधिकारिक लाइसेंस प्राप्त करने वाली ये पहली क्रिप्टो करेंसी बनी है। ठीक है, इस लाइसेंस को ध्यान रखिएगा, यह लाइसेंस जो है इस कंपनी को यानी कि बिटफिनिक्स को क्या करेगी, देश में जो बिटकॉइन से संबंधित जो प्रावधान बनाए गए हैं, जो वहां के लॉज बनाए गए हैं, कानूनी प्रावधान बनाए हैं, उनके अनुसार क्या करेगी, क्रिप्टो संबंधी सेवाओं को प्रदान करने की अनुमति ये देगा। ठीक है, इस लाइसेंस ये जो लाइसेंस है वो क्या करेगा कि जो क्रिप्टो से संबंधित जो कुछ भी सर्विसेज है उनको इन प्रावधानों के तहत एक जो है वहां के देश के कानून के तहत क्रिप्टो संबंधी सेवाएं प्रदान करने का अनुमति ये लाइसेंस देगा। आइए बात कर लेते हैं क्रिप्टो से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जो कि तथ्यात्मक चीजें हैं, फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए पहली जो क्रिप्टो करेंसी थी दोस्तों वो क्या थी, बिटकॉइन थी। ठीक है, बिटकॉइन जो कि पहली क्रिप्टो करेंसी थी, और पहली क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत 2009 में हुई थी। एक अज्ञात व्यक्ति है, अभी भी देखिए इस पे जो है प्रश्न ही है कि जो है सतोशी नाकामोटो जो है इन्हीं के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और इनकी प्रतिमा किनके, सातोशी नाकामोटो की जो प्रतिमा जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसका अनावरण किया गया था दोस्तों हंगरी कंट्री में। ठीक है, अगला है भुगतान के लिए क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देने और विनियमित करने के लिए निर्णय लिया था किस देश ने, क्यूबा ने। ठीक है, क्यूबा जो कि एक्सचेंज के रूप में क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देने वाला ये देश था। और बात करें यहाँ पे बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपनाने वाला दुनिया का पहला देश देखिए कौन है दोस्तों, अल सल्वाडोर है। इसीलिए इसने आधिकारिक रूप से जो है इसको मान्यता भी दी है, इसको लाइसेंस प्रदान करने वाला कार्य किया है बिटफिनिक्स जो कि पहली कंपनी है जिसने जो है आधिकारिक रूप से लाइसेंस प्राप्त किया है। और राष्ट्रीय मुद्रा नेशनल करेंसी के रूप में भी अपनाने वाला पहला देश बिटकॉइन को कौन है दोस्तों, अल सल्वाडोर ही है। बात करें भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नजर रखने के लिए देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स IC15 लॉन्च किया था किसने दोस्तों, क्रिप्टो वायर के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। सुरक्षित समुद्री संचार विकसित करने के लिए भारतीय नौसेना के साथ किसने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ये सुरक्षित समुद्री संचार विकसित करना है, इसके लिए भारतीय नौसेना ने किसके साथ समझौता ज्ञापन किया है दोस्तों। ऑप्शंस आप देख रहे हैं और ये है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ। ठीक है, करेक्ट आंसर इज, माफ करिएगा, सी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। और आइए बात करते हैं इसके बारे में कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने देखिए भारतीय नौसेना के साथ क्या किया है, एक एग्रीमेंट, एक समझौता किया है। उद्देश्य क्या है, सुरक्षित संचार विकसित करना। ठीक है, अब इस समझौते के तहत क्या किया जाएगा, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है वो किसका उपयोग करेगा दोस्तों, सुरक्षित संचार विकसित करने के लिए क्वांटम प्रौद्योगिकी का उपयोग करेगा। ठीक है, तो इसके माध्यम से एक सेफ
जो है समुद्री संचार विकसित किया जा सकेगा, किसके द्वारा? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा। ये जो समझौता हुआ है, समझौते के तहत देखिए हस्ताक्षर किसके किसके द्वारा किया गया है? तो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो निदेशक है प्रोफेसर तरुण सोरदीप और भारतीय नौसेना के जो मटेरियल के प्रमुख हैं वाइस एडमिरल संदीप नेथानी, इनके बीच में जो है ये समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में की जो क्वांटम सूचना और कंप्यूटिंग प्रयोगशाला है वो क्वांटम कुंजी वितरण तकनीकी विकसित करने की परियोजना का नेतृत्व करेगी। तो ये जो क्वांटम कुंजी वितरण तकनीकी है जिसके माध्यम से दोस्तों एक सुरक्षित समुद्री संचार जो है विकसित किया जाएगा, इसका पूरा जो है इसको विकसित करने की जो परियोजना बनाई जा रही है उसका जो नेतृत्व किया करेगा दोस्तों, ये करेगा जो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट का क्वांटम सूचना और कंप्यूटिंग प्रयोगशाला है उसके द्वारा किया जाएगा। आइए कुछ और भी तथ्य हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो हाल फिलहाल में करंट अफेयर में थे। जैसे कि भारतीय एयरटेल ने एयरटेल के एज कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म को तैनात करने के लिए समझौता किया है या फिर करार किया है किसके साथ? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के साथ। ठीक है, IBM के साथ एयरटेल ने क्या किया है? एक समझौता किया है एज कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म को तैनात करने के लिए। वही बात करें दोस्तों, भारत का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल पेश किया है किसने? ओला ने। ठीक है, अगला है भारत का पहला हाइड्रोजन इंटरनल कंबंशन इंजन, ठीक है, S2IC ट्रक किसने पेश किया है दोस्तों? रिलायंस ने पेश किया है। तो ये कुछ अन्य भी महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी थे। आइए अब बात करते हैं जो कि रिपोर्ट से संबंधित है। हाल ही में जारी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी है, 5th में, यानी कि 5वें स्थान पे भारत रहा है। किसमें दोस्तों? AI इंडेक्स रिपोर्ट में, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें दोस्तों अभी हाल फिलहाल में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने AI इंडेक्स रिपोर्ट जारी किया है। ठीक है, और बात करें भारत 2022 में, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जो उत्पाद हैं, जो सेवाएं हैं, उनकी पेशकश करने वाले जो स्टार्टअप्स हैं, उन स्टार्टअप्स के द्वारा जो निवेश प्राप्त करने के मामले में भारत का जो स्थान रहा है वो 5वां रहा है। ठीक है, कौन से दोस्तों? ये जो स्टार्टअप्स है किससे संबंधित? जो कि वो स्टार्टअप जो AI से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराती है, उत्पाद उपलब्ध कराते हैं, उनके जो इन्वेस्टमेंट के मामले में भारत का जो स्थान रहा है वो 5वां रहा है। ठीक है, यहाँ जो है निवेश के रूप में भारत को कितनी राशि मिली है AI स्टार्टअप्स को भारत में? तो कुल देखा जाए एक तरीके से कुल राशि के रूप में $3.24 अरब का निवेश मिला है, जो कि एक तरीके से भारत अन्य देशों से पिछड़ा है। कौन कौन से? जैसे कि दक्षिण कोरिया, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे देशों से भारत पीछा है। किस मामले में? AI के क्षेत्र में जो स्टार्टअप्स हैं उनका निवेश प्राप्त करने में। इस रिपोर्ट में देखिए ध्यान रखिएगा, ये भी बताया गया है कि भारत अभी भी देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो निवेश प्राप्त करने के मामले में भारत तो अभी अमेरिका से, चीन से, UK, इजराइल से भी भारत क्या रहा है दोस्तों? पीछे रहा है। ठीक है, यहाँ पे माफ करिएगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो निवेश प्राप्त करने के मामले में भारत जो इन देशों से आगे रहा है, मैंने ये कह दिया कि इनसे पीछे था, इन देशों से ये आगे रहा है, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, लेकिन ध्यान रखिएगा लेकिन अन्य देशों से ये पीछे रहा है। ठीक है, कौन से देशों से दोस्तों? जैसे अमेरिका, चीन, UK, इजराइल, इनसे ये पीछे रहा है, लेकिन इन देशों से बाकी देखा जाए ये जो पीछे के हम लोग देश है उनसे ये आगे रहा है। AI इंडेक्स की बात किया जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स की बात किया जाए दोस्तों, तो ये स्टैनफोर्ड इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन स्टैंडर्ड ठीक है, ह्यूमन स्टैंडर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या है? ये एक स्वतंत्र पहल है और ये AI इंडेक्स जो है, इस AI इंडेक्स स्टीयरिंग कमेटी के द्वारा जो है ये नेतृत्व की जाती है। इस रिपोर्ट की बात किया जाए दोस्तों तो ये एक वार्षिक रिपोर्ट है। ठीक है, हर साल ये रिपोर्ट को जारी किया जाता है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जो AI डाटा से संबंधित क्या करती है? जो ट्रैक होती है, डेटा होती है, उसको ये ट्रैक करता है। ना सिर्फ ट्रैक करता है दोस्तों बल्कि उसको संग्रहित करता है, उनका संक्षिप्त करता है और विजुलाइज भी करता है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो इस रिपोर्ट में ध्यान रखिएगा भारत निवेश कितना प्राप्त किया दोस्तों? इतना प्राप्त किया, लेकिन अगर हम बात करें दक्षिण कोरिया, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों से भी अधिक निवेश प्राप्त करने में भारत सफल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में। ठीक है,
यहाँ पे कुछ और भी तथ्य दिए हुए हैं, रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट देखिए जो है इसमें अभी हाल फिलहाल में जारी किया गया था वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के दिन। ठीक है, हैप्पीनेस डे के दिन आप मुझे बताइए कब सेलिब्रेट किया जाता है, आप मुझे बताइए। तो उसी के अगले दिन जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी किया जाता है। पहले तो बताइए किसके द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, कौन इसको रिलीज करता है इस हैप्पीनेस इंडेक्स को, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को। और ये जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस डे जो सेलिब्रेट करते हैं उसके अगले दिन आता है। और इसमें जो दुनिया के सबसे खुशहाल देश दोस्तों है वो है फिनलैंड। और भारत को इस साल कितनी रैंकिंग मिली थी दोस्तों? 126 मिली थी। वहीं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में भारत ने पहला कौन सा स्थान रहा, किस संस्था का? तो आईआईटी बॉम्बे का रहा है। वहीं देखा जाए 2023 में दुनिया के महानतम स्थानों की टाइम सूची में 2 भारतीय स्थान भी शामिल किए गए थे, एक तो मयूरभंज उड़ीसा का और दूसरी बात करें दोस्तों लद्दाख। ठीक है, तो ये 2 स्थानों को शामिल किया गया है किसमें दोस्तों? दुनिया के महानतम स्थानों की टाइम सूची में। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहा 35वें मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों के गहन परीक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो ये 35वें मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों के गहन परीक्षण कार्यक्रम का आयोजन दोस्तों कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों विजयवाड़ा में किया गया। ठीक है, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में किया गया है। तो इसके बारे में अगर बात करें दोस्तों तो ये जो है ये 35वां मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों का ये परीक्षण कार्यक्रम था और इसको आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में क्या किया गया है? आयोजित किया गया है। इसका जो आयोजन दोस्तों किया गया है देखिए किसके साथ किया गया है? तो ये राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन ने इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय की अपनी क्षमता निर्माण के तहत केंद्रीय मंत्रालय और राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के 22 प्रतिनिधियों के साथ किया है। ठीक है, किसने किया दोस्तों? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किसने किया है, तो ये राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन ने किया है। ठीक है, यहाँ पे हम दोस्तों बात करें इस प्रोग्राम के बारे में तो इस प्रोग्राम का देखिए उद्देश्य क्या था। तो ये जो साइबर अपराध है, साइबर अपराध के प्रति लोगों को जागरूक करना, उसके प्रति जागरूकता फैलाना और इससे संबंधित यानी कि साइबर अपराध से संबंधित जो उत्पन्न खतरे हैं उन खतरों से निपटने के लिए पर्याप्त जो है सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करना। तो यही इसका उद्देश्य था। ये जो 35वां मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों का जो है ये प्रशिक्षण कार्यक्रम था, तो उनको एक तरीके से प्रशिक्षित करना जिससे कि ये साइबर जो अपराध है उसके प्रति वो लोगों को जागरूक कर सके और ना सिर्फ जागरूक कर सके बल्कि जो कुछ भी इससे उत्पन्न जो खतरे हैं उसके प्रति लोगों को उस खतरों से निपटने के लिए लोगों को सक्षम बना सके। चलिए आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के कम्बन अंगूर को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है? तो ये कम्बन अंगूर है जिसको अभी हाल फिलहाल में जीआई टैग मिला है और ये किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? तो ये संबंधित है दोस्तों तमिलनाडु से। ठीक है, आइए बात करते हैं। तो ये तमिलनाडु का ये प्रसिद्ध कम्बन पन्नीर थ्राचाई, ठीक है, थ्राचाई, इसको कम्बन पन्नीर थ्राचाई कहा जाता है। ठीक है, और इसे किस नाम से जान रहे हैं? कम्बन अंगूर के नाम से जान रहे हैं। और इसे हाल ही में दोस्तों क्या कहा गया है? इसे जीआई टैग जो है इसे प्रदान किया गया है। ये देखा जाए तमिलनाडु के जो है पश्चिमी घाट में स्थित है ये कुंभन घाटी, वहां पे ही ये अंगूर जो है पैदा होता है और कुंभन घाटी को देखिए दक्षिण भारत के अंगूर के शहर के रूप में जाना जाता है। तो आपसे कुंभन जो है कुंभन घाटी के भी बारे में पूछा जा सकता है कि किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। और ये दक्षिण भारत के अंगूर के शहर के रूप में जाना जाता है और इसी क्षेत्र में कुंभन घाटी में ही पन्नीर थ्राचाई की खेती की जाती है। ठीक है, इस किस्म की दोस्तों बात करें तो यह किस्म देखिए जिसे मस्कट हैम्बर के भी रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये बहुत तेजी से विकसित हो जाती है, त्वरित वृद्धि और जल्दी परिपक्वता हेतु क्या है? ये प्रसिद्ध है। बात करें पन्नीर अंगूर की दोस्तों तो इसको पहली बार जो है 1832 में एक फ्रांसीसी पुजारी था उसके द्वारा जो है ये तमिलनाडु में लाया गया था। तो 1832 से इसकी खेती की जा रही है और अभी हाल ही में इसको क्या किया गया है? जीआई टैग प्रदान किया गया है। आइए जीआई टैग से संबंधित कुछ और भी तथ्य हम देख लेते हैं। जैसे कि वित्त वर्ष 2022-23 में अद्वितीय स्थानीय उत्पादों के लिए केरला जो है वो जीआई टैग में सबसे आगे रहा है। तो केरला जो है ये कंट्री में जो है टॉप कंट्रीज जीआई टैग लिस्ट में जो है आगे रहा है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में। वहीं देखा जाए देखिए ये मिर्ची चावल है जिसको मिर्चा चावल के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये काली मिर्च के आकार का एक तरीके से मिर्च के आकार का ये चावल होता है और इसको जीआई टैग मिला है दोस्तों। और ये किससे संबंधित है दोस्तों? ये बिहार से संबंधित है। और अभी हम लोगों ने कल ही बात किया था मध्य प्रदेश की एक पारंपरिक गोंड पेंटिंग है जिसको दोस्तों जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है,
तो ये कुछ जीआई टैग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है, और भी आप लोग रिवीजन कर लीजिए जितना भी हाल फिलहाल में जीआई टैग से संबंधित चीजें थी, जो अभी तक जिनको जिनको चीजें मिली हैं, जिनको जीआई टैग मिला है, किस राज्य के संबंधित वो उत्पाद है, ये सारी चीजें रिवीजन कर लीजिए। आपके प्रीवियस जो है वीडियोस में ये सारी चीजें हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि किस राज्य में ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में दोस्तों किया गया है? ये किया गया है दोस्तों उत्तराखंड में किया गया है। करेक्ट आंसर इज बी। तो उत्तराखंड के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने देखिए उत्तराखंड राज्य में ए हेल्प यानी कि पशुधन उत्पादन के स्वास्थ्य और विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट, ठीक है, इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ए हेल्प की स्पेलिंग आप देख सकते हैं, ए हेल्प, ठीक है, एक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन, ये इसका फुल फॉर्म है। और ध्यान रखिएगा इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या किया जाएगा, जो प्रशिक्षित ए हेल्प कार्यकर्ता है वो पशुओं में विभिन्न संक्रामक रोगों की रोकथाम करने, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत कृत्रिम गर्भाधान, पशुओं की, ठीक है, टैगिंग और पशु बीमा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। तो जितने भी ये कार्यकर्ता होंगे जो प्रशिक्षित ए हेल्प कार्यकर्ता है, ये जो पशु जो कि बीमारी, अगर किसी बीमारी से संक्रमित है, संक्रामक रोग है, उनको जो है पशुओं के बीच में संक्रामक रोग की रोकथाम का प्रयास करेंगे। और राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ठीक है, ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, इसके अंदर कृत्रिम गर्भाधान, और ना सिर्फ कृत्रिम गर्भाधान बल्कि पशुओं की टैगिंग और पशु बीमा में भी महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इसके तहत देखा जाए ए हेल्प योजना के तहत जो महिलाएं कार्य है, स्पेशली जो आशा वर्कर्स हैं, उन महिलाओं को दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन से संबंधित गतिविधियों को मजबूती प्रदान करने के लिए चुना गया है। तो जो आशा वर्कर्स हैं दोस्तों वो दूर दराज के क्षेत्र में कार्यरत भी होती हैं, तो वो अपना एक तरीके से योगदान देंगी जो पशुधन से संबंधित जो गतिविधियां हैं उनको मजबूती प्रदान करने के लिए। ठीक है, चलिए आइए बात कर लेते हैं कुछ और भी तथ्य जो कि उत्तराखंड से संबंधित हैं और हमारे लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए आपसे कि भारत की पहली हरित सौर पैनल फैक्ट्री का निर्माण करने की घोषणा किसने की है दोस्तों? उत्तराखंड ने किया है। रेशम उत्पादकों हेतु बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला, ठीक है, राज्य बन गया कौन दोस्तों? उत्तराखंड बन गया। वही गंगा घाटी में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 आयोजित किया, कहा? ऋषिकेश। देखिए योग की राजधानी कहा जाता है, योग कैपिटल कहा जाता है ऋषिकेश को, वहां पे इसका आयोजन किया जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में SCO यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मिलेट्स फूड फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया गया? किस शहर में दोस्तों किया गया है? ये किया गया है मुंबई में, ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में किया गया। तो यहाँ पे देखिए जो वर्तमान केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री हैं श्रीपद नाइक, उन्होंने देखिए ये संघाई सहयोग मिलेट फूड फेस्टिवल का उद्घाटन किया। कहाँ किया दोस्तों? मुंबई में किया। इसका आयोजन किया गया 13 से लेकर के 19। देखिए आज इसका आखिरी दिन है इस संघाई सहयोग संगठन मिलेट्स फूड फेस्टिवल का, जो कि मुंबई में आयोजित किया जा रहा है और श्रीपद नाइक जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। जो SCO के जो सदस्य देश हैं उनके जो महत्वपूर्ण शेफ हैं, ठीक है, शेफ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैसे कि भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और उज्बेकिस्तान, इन देशों के जो विभिन्न शेफ हैं वो इस उत्सव में जो मोटे अनाज का उपयोग करके, ध्यान रखिएगा मिलेट्स, जो कि मोटे अनाज का उपयोग करके विभिन्न पारंपरिक व्यंजन जो है वो तैयार करेंगे, ठीक है, किए हैं। जैसा कि आपको पता है भारत जो कि इस साल 2023 का जो है संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता की मेजबानी कर रहा है। देखिए भारत जो है 2023 में SCO की अध्यक्षता कर रहा है, G20 की भी अध्यक्षता भारत कर रहा है, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। और आपको पता है भारत के ही प्रस्ताव के आधार पे जो है यूनाइटेड नेशन 2023 को क्या बना रहा है दोस्तों? 2023 ईयर ऑफ द मिलेट्स, ठीक है, मोटे अनाज का वर्ष भी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये भारत के नेतृत्व में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आपके लिए जरूरी है। आइए बात कर लेते हैं महाराष्ट्र से संबंधित कुछ और भी न्यूज जो कि हाल फिलहाल में महाराष्ट्र में जो चीजें आयोजित की गई। जैसे कि अभी हम लोगों ने कल ही देखा कि महाराष्ट्र में उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर लिगो वेधशाला की स्थापना की जाएगी, जो कि भारत का पहला होगा। और इसके पहले 2 लिगो वेधशाला दोस्तों का है USA अमेरिका में है। यहाँ पे बात करें दोस्तों, भारतीय नौसेना ने मुंबई से दूर अपतटीय विकास क्षेत्र में अन्य रक्षा, राज्य और नागरिक एजेंसियों के साथ एक द्विवार्षिक समन्वित अभ्यास जिसका नाम है प्रस्थान का आयोजन किया। तो प्रस्थान का आयोजन किसने किया दोस्तों? भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया।
वही देखा जाए महाराष्ट्र में, देखिए फरवरी 2023 में अजंता अंतरराष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन किया गया। कहाँ? महाराष्ट्र में किया गया। अब आप मुझे बताइए कि जो एलोरा और अजंता की जो गुफाएं हैं ये किन धर्मों का प्रतिनिधित्व करती हैं? किन किन धर्मों का? एलोरा अजंता की गुफाएं, ठीक है, इनके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की कि किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? ठीक है, तो ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा देने वाली जो सरकार है यह है मध्य प्रदेश की सरकार, ठीक है। आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय लेते हुए, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार निर्णय लिया, और उन्होंने जो कि राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग है उनकी लिस्ट में जोड़ दिया। किसको दोस्तों? ट्रांसजेंडर समुदाय को। ट्रांसजेंडर समुदाय आपकी ओबीसी की कैटेगरी में आएंगे मध्य प्रदेश में। इससे क्या होगा? जो भी ओबीसी को आरक्षण मिलता है दोस्तों, इसका लाभ अब ये ट्रांसजेंडर समुदाय भी उठा पाएंगे मध्य प्रदेश में। ये जो निर्णय लिया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, ये सुप्रीम कोर्ट के ही द्वारा एक दिशा निर्देश जारी किया गया था। उसी दिशा निर्देश के अनुसार जो है वहां की सरकार ने उसी का पालन करते हुए ये फैसला लिया है। अब इससे क्या होगा? जब आरक्षण मिल रहा है तो जो भी सरकारी जो है नौकरियां होंगी, जो राज्य सरकार की जो भर्तियां होंगी, उसमें आरक्षण का लाभ उठा पाएंगे ये ट्रांसजेंडर समुदाय, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ट्रांसजेंडर समुदायों को राज्य के ओबीसी का लिस्ट में जोड़ा गया। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। यहाँ पे आइए कुछ और भी बात कर लेते हैं जो कि ट्रांसजेंडर से संबंधित है। देखिए कर्नाटक राज्य जो चुनाव आयोग है, उन्होंने ट्रांसजेंडर लोक कलाकार जिनका नाम है मंजमा जोगोती, जिनको देखिए पद्म श्री भी मिला था, आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। और इस समुदाय का ये देखा जाए जो ट्रांसजेंडर समुदाय है उनके लिए चुनाव आइकन के रूप में इनको चुना गया है, ठीक है, कर्नाटक राज्य चुनाव आयोग के द्वारा। वही देखा जाए जो केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय और जो भिखारी हैं उनके लिए एक योजना चलाई है, स्माइल योजना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी ट्रांसजेंडर से संबंधित जो आपके लिए जरूरी है। बात करें दोस्तों मध्य प्रदेश की, आइए बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश जिसकी राजधानी दोस्तों क्या है? भोपाल है, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। मुख्यमंत्री की दोस्तों बात किया जाए तो शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और विधानसभा जो कि एक सदनी है यहाँ का जो एक तरीके से, तो वो विधानसभा है 230 सीटें हैं। और संसदीय क्षेत्र की बात किया जाए तो लोकसभा में 29 सीटें हैं और राज्यसभा में 11 सीटें हैं, ठीक है। आइए दोस्तों हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर के किस राज्य में विभिन्न राष्ट्रीय परियोजनाओं में से कुछ की आधारशिला रखी है? तो किसकी रखी है दोस्तों? ऑप्शंस आप देख रहे हैं, और अगर हम कमेंट बॉक्स पे दोस्तों चलें तो इसका करेक्ट आंसर है असम, ठीक है, असम। आइए बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी जैसा कि अभी असम दौरे पे थे और इन्होंने असम के जो राजधानी गुवाहाटी वहां पे, ठीक है, जो स्टेडियम है जिसका नाम है सारू सजाई स्टेडियम, वहां पे 11,000 से अधिक करोड़ की जो विभिन्न राष्ट्रीय परियोजनाएं हैं उनमें से कुछ परियोजनाओं की आधारशिला रखी और कुछ परियोजनाओं को उन्होंने क्या किया? राष्ट्र को समर्पित किया, ठीक है। इन परियोजनाओं में देखिए क्या क्या शामिल था। सबसे पहली बात तो देखिए एक पुल बनाया जा रहा है जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर, जो कि पलाशबारी और सुवालुकोची को जोड़ेगा। तो इस पुल को जोड़ दिए, जो पुल है जो कि पलाशबारी और सुवालुकोची को जोड़ने वाला पुल जो कि ब्रह्मपुत्र पे बनाया जाए उसकी आधारशिला रखी। शिव सागर में रंगघर के सौंदर्यीकरण की परियोजना की आधारशिला रखी। रामरूप में 500 टीबीडी मेथनॉल संयंत्र उद्घाटन किया और राष्ट्र को 5 रेलवे परियोजना जो है समर्पित किया जाना। ये सब महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, आधारशिला रखी गई प्रधानमंत्री जी के द्वारा। अपने असम दौरे के दौरान प्रधानमंत्री जी ने और भी महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसमें से सबसे पहले देखिए उन्होंने किया पूर्वोत्तर भारत का जो पहला एम्स स्थापित किया जा रहा है, यानी कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स जो है वो गुवाहाटी, ठीक है, गुवाहाटी में बनाया जा रहा है असम के। तो असम के जो चांगसारी में जो है उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स गुवाहाटी राष्ट्र को समर्पित किया। तो पूर्वोत्तर भारत का पहला एम्स दोस्तों असम गुवाहाटी में। वही देखा जाए उन्होंने असम के जो गुवाहाटी स्थित देखिए यहाँ पे श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र में जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है उसकी प्लेटिनम जुबली समारोह का भी उन्होंने क्या किया? संबोधित किया प्रधानमंत्री जी ने। और जो असम का देखिए बिहू नृत्य है दोस्तों, तो बिहू प्रदर्शन ने गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है गुवाहाटी में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपके लिए जरूरी थी, असम से संबंधित है। तो आइए बात कर लेते हैं दोस्तों असम। देखिए असम पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है और ये 7 सिस्टर्स में से एक है। कई बार मैंने बताया आज
आज मैंने मैप नहीं लगाया, कारण ये है कि आज आपकी जिम्मेदारी है एटलस खोलना और ये पूरी जो है मैपिंग करना। बात दोस्तों असम के गठन की करें तो यहाँ पे 26 जनवरी 1950 में एक राज्य के रूप में गठित हुआ और दिसपुर देखिए इसकी राजधानी। यहाँ पे हम बात करें राज्यपाल की दोस्तों तो गुलाब चंद कटारिया जो है वो यहाँ के राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री की बात किया जाए दोस्तों तो हेमंत बिश्व शर्मा जो है वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। संसदीय क्षेत्र की दोस्तों बात किया जाए तो यह यहाँ पे देखा जाए 7 सीटें हैं राज्यसभा की और लोकसभा की दोस्तों 14 सीटें हैं। आधिकारिक नृत्य की दोस्तों बात की जाए तो बिहू, जिसने अभी देखिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, बिहू नृत्य है। और वन्य अभ्यारण्य देखिए कौन कौन सा है, काजीरंगा है, मानस है, ठीक है, नामेरी है और भी सारे, ठीक है, जो है आपको मिलेगा यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान। इसकी देखने की जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है। चलिए आज का लास्ट हम प्रश्न देखते हैं जो कि डेट से संबंधित है, दिनांक से संबंधित है कि हाल ही में हाथी बचाओ दिवस मनाया गया। कब मनाया गया दोस्तों? तो ये मनाया गया दोस्तों 16 अप्रैल को मनाया गया, ठीक है। देखिए जो हर साल जो है 16 अप्रैल को हम हाथी बचाओ दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य यही है हाथियों द्वारा जो सामना किए जाने वाले जो मुद्दे हैं, जो कुछ भी उनके समय जो चुनौतियां हैं, उसके प्रति लोगों को जागरूक करना और इन राजसी जानवरों की रक्षा प्रयास को प्रेरित करना। इसके लिए जो है हम 16 अप्रैल को हाथी बचाओ दिवस मनाते हैं। इस वर्ष की थीम की बात किया जाए दोस्तों, हाथी बचाओ दिवस की थीम क्या है 2023 की? एक सतत कल के लिए हाथियों के आवास की सुरक्षा करना, ठीक है। यह दिवस दोस्तों जो कि पहली बार जो मनाया गया था ये 16 अप्रैल 2012 को मनाया गया था। और जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हाथियों के जो आवास है, जंगल बड़ी सफाई, जंगल जो है साफ किया जा रहा है, जिससे इनके आवास पे एक तरीके से आवास इनके कम होते जा रहे हैं, इसीलिए वो मानव बस्तियों की तरफ जा रहे हैं। मानव बस्तियों की तरफ जा रहे हैं तो मानव और हाथियों के बीच में क्या हो रहा है? कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, संघर्ष हो रहा है, जिसको लेकर के कई जो है बचाव अभियान भी किए जा रहे हैं। तो एक तरीके से जो मानव पशुओं के बीच में संघर्ष हो रहा है, दूसरा इनके जो आवास है उनकी रक्षा करने के लिए, और जो ये संघर्ष है मानव पशुओं के बीच में जो संघर्ष है उसको कम करने के लिए, उसको संबोधित करने के लिए भारत सरकार ने 1992 में एक प्रोजेक्ट चलाया था, प्रोजेक्ट एलिफेंट। इसको लॉन्च किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है प्रोजेक्ट एलिफेंट कब चलाया गया? 1992 में पूछा भी गया है ये प्रश्न। तो ये अब हम लोगों ने देखा दिवस और उसकी थीम। आइए बात करते हैं दोस्तों फैक्ट्स ऑफ द डे की। सबसे पहला आज का हमारा फैक्ट्स है कि पिछले कुछ वर्षों में, ध्यान रखिएगा यहाँ पे वर्डों लिख दिया गया है, पिछले कुछ वर्षों में सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। सरकार को उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए धरोहर भारत की पुनरुत्थान की कहानी नामक एक वृत्त चित्र का प्रसारण करेगा दोस्तों। कौन? दूरदर्शन करेगा। वहीं अगला है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम द्वारा शुरू की गई भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम 2 भारतीय शहरों को जोड़ेगा। कौन दोस्तों? दिल्ली मेरठ। अगला है कि हाल ही में विश्व कला दिवस मनाया गया दोस्तों। कब मनाया गया? 15 अप्रैल को मनाया गया। G20 कृषि मुख्य वैज्ञानिकों की बैठक आयोजित होगी। कहाँ होगी? वाराणसी में होगी, उत्तर प्रदेश में। अगला है उत्तर पूर्वी भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किया गया। देखिए गुवाहाटी, हम लोगों ने ये देखा, अब इसके बारे में चर्चा भी कर लिया था। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। और हाँ, डेली करंट अफेयर की जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जाइए डाउनलोड करिए और लग जाइए अपने प्रिपरेशन में। चलिए फिर मिलेंगे अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।